हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट की रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखी थी। अब हम इसकी सेकंड थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम देख रहे हैं। यहाँ पर हम इसके लिए 3 फिगर बनाए हैं। फिगर 1 में हमने 2 जनरेटर लिए हैं। फिगर सेकंड में हमने एक ही जनरेटर लिया है, अदर जनरेटर को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस किया है। फिगर थर्ड में हमने सेकंड वाला जनरेटर जो था वो लिया है और फर्स्ट वाले जनरेटर को उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस किया है। बाकी जो हमारे Z1, Z2, Z3 यानी कि जो बाईलेटरल इम्पीडेंसेस हैं हर एक सर्किट में वो सेम ही है, उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है आपसे कि किसी नेटवर्क में जिसमें आपके क्या क्या होंगे, वही एक तो बाईलेटरल इम्पीडेंसेस, विभिन्न जनित्रों तथा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं। विभिन्न जनित्र यानी कि 2 या 2 से अधिक जनित्र और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं Z1, Z2, Z3 जो हमने ले रखी है। इन अ नेटवर्क कंटेनिंग बाईलेटरल impedances and 2 or more generators, the total sum of currents passing through any elements, किसी जाल के किसी बिंदु से गुजरने वाली धाराओं का कुल योग। किसी बिंदु से इसके कारण तो कितनी जा रही है I1 और इसके कारण कितनी जा रही है I2, तो I1 प्लस I2 जाल के किसी बिंदु से गुजरने वाली धाराओं का कुल योग प्रत्येक जनित्र के द्वारा E1 के कारण तो कौन सी करंट I1 और E2 के कारण कौन सी करंट I2, प्रत्येक जनित्र के द्वारा उसमें प्रवाहित धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, द टोटल सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू ईच जनरेटर। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू ईच जनरेटर, whereas जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। आंतरिक प्रतिबाधाएं where other generators are replaced by their internal impedance, मतलब E2 जो है वो किससे रिप्लेस किया हमने, एक सिंपल वायर लगा दिया यानी कि उसके इंटरनल इम्पीडेंस से। और यहाँ पर अगर हम E2 के कारण करंट ले रहे हैं तो E1 को हमने किससे रिप्लेस किया है, उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों जनित्रों के कारण जो कुल धारा है अगर हम उसको अलग अलग सॉल्व करते, E1 के कारण तो हम कैलकुलेट करें I1 और E2 के कारण हम कैलकुलेट करें I2, तो इस फिगर 2 से जो हमारी वैल्यू निकलेगी I1 की और फिगर 3 से जो हमारी वैल्यू निकलेगी I2 की, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो करंट, इन दोनों से जो करंट आएगी I1 प्लस I2 वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे फिगर 1 की करंट I1 प्लस I2 के। ठीक है, तो हमने टोटल क्या करना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 को वेरीफाई करना है। ओके, अब हम सबसे पहले फर्स्ट फिगर को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फिगर से हमने क्या निकालना है, I1 प्लस I2। सिमिलरली फिर हम सेकंड फिगर को सॉल्व करेंगे, फिर हम थर्ड फिगर को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फिगर फ्रॉम फिगर 1, अगेन हमने वही I1 और I2 निकालना है तो हम लूप नियम ही लगाएंगे। फिगर 1 के लूप फर्स्ट में लूप नियम लगाते हैं। फ्रॉम लूप फर्स्ट में लूप नियम अगर आप लगाते हो तो आपका रूल क्या कहता है कि करंट I इंटू इम्पिडेंस I1 इंटू Z1 प्लस सेकंड करंट कौन सी है आपकी, इस ब्रांच से जाने वाली, इसके कारण तो करंट I1 और इसके कारण करंट I2, तो यहाँ से जाने वाली टोटल करंट कितनी हुई I1 प्लस I2। तो Z3 किससे मल्टीप्लाई होगा, I1 प्लस I2 से। दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हम सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ से बैटरी से आने वाला पोटेंशियल कितना है E1। अब आपको वही I1 के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लेना है, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस, और इधर से I2 से आने वाला कोफिशिएंट कितना है आपका Z3।
इज इक्वल टू E1. ओके, सिमिलरली हम फ्रॉम लूप सेकंड से भी देखते हैं, लूप सेकंड ऑफ फिगर 1. अब हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, हमारी बैटरी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो वापस इसी डायरेक्शन में चलेंगे बैटरी की. Z2 किससे मल्टीप्लाई होगा, I2 से. Z2 इंटू I2 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E2. यहाँ से I1 इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू E2. नाउ आपको क्या करना है, वही क्रैमर रूल लगाना है. तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं I1 और I2 उनको अलग से लिख लिया. राइट हैंड साइड में E1 और E2 हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इसके कोफिशिएंट्स Z1 प्लस Z3, यहाँ से Z3, इधर से I1 का कोफिशिएंट Z3 और यहाँ से Z2 प्लस Z3. फिर आपको क्रैमर रूल लगाना है. तो डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स Z1 प्लस Z3 Z3, Z3 Z2 प्लस Z3 और डेल्टा 1 निकाल, पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं हम. मल्टीप्लाई करेंगे Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस ऑफ Z3 स्क्वायर. ओके, अब इसी को सॉल्व आउट कर रहे हैं हम. Z1 Z2 प्लस मल्टीप्लाई Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ से आपका Z3 स्क्वायर. Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कैंसिल आउट. तो डेल्टा इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. ओके, अब आपको क्या निकालना होता है, डेल्टा 1. डेल्टा 1 निकालने का मेथड हमने बता रखा है आपको. राइट हैंड साइड को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते थे. राइट हैंड साइड क्या थी, प्रीवियस इक्वेशन में यहाँ था E1 और यहाँ था E2, और जो सेकंड कॉलम है वो वैसा ही रहेगा, Z3 Z2 प्लस Z3. अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं. E1 Z2 प्लस Z3 माइनस ऑफ E2 Z3. ठीक है, तो I1 निकालने का जो फॉर्मूला है, I1 से पहले हम डेल्टा 2 भी देख लेते हैं. इनको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और अब हम डेल्टा 2 भी निकाल के रख लेते हैं. डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, E1 और E2 आप किससे रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम से. तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज Z1 Z3 और E1 E2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका. Z1 E2 प्लस Z3 E2 माइनस E1 Z3. तो ये आपका डेल्टा 2 का वैल्यू हो गया, इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I1. I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. डेल्टा 1 इज इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 एंड डिवाइड बाय डेल्टा which is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. Okay, now we have to find out I2. I2 is equal to delta 2 upon delta. Delta 2 is equal to Z1 E2 plus Z3 E2 minus E1 Z3 and divide by Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 and Z1. Is it? Equation number it is 4. Okay. Now we have to find out I1 plus I2. This is your I1, this is your I2. Now add these both equations. It is equation 4 and it is equation 5. So now we have to add equation 4 and equation 5.
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E1 Z2 प्लस E1 Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस नाउ इट इज Z1 E2 प्लस Z3 E2 minus E1 Z3 and divide by Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. Is it? Now add all this. This is your LCM Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. इधर से E1 Z2 प्लस E1 Z3 माइनस E2 Z3 प्लस Z1 E2 प्लस Z3 E2 minus E1 Z3. Add all these equations. E1 Z2. Is there any similar term? E1 Z2. E1 Z2. You can see E1 Z3. Is there any similar term? Yes. E1 Z3 is cancel out to E1 Z3. Z3 E2. Z3 E2. This is negative. This is positive. Cancel out. So finally we get E1 Z2 plus Z1 E2 divide by Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1 and this is I1 plus I2. We have obtained this equation from figure 1. Now we have to solve figure 2 and figure 3. Firstly, we will calculate the equivalent impedance of figure 2. So equivalent impedance, देखिए जो आपका फिगर 2 है इसमें आपको इक्वलेंट इम्पिडेंस यानी कि Z इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो Z इक्वलेंट किसके इक्वल होगा? Z1, Z2 और Z3 का जो भी पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी इक्वलेंट इम्पिडेंस के, तो वो हमें निकालना है, जिसे हम तुल्य प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो तुल्य प्रतिबाधा यानी कि Z तुल्य या Z इक्वलेंट किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखिए ये वाली जो आपकी करंट है I, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो जब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो वो दोनों कॉम्बिनेशन किस में होते हैं? पैरेलल में, क्योंकि दोनों ब्रांच में अलग अलग करंट है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल किसके हैं? I के ही, टोटल I से ही डिवाइड हो रहे थे। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो Z1 के साथ किस में है? सीरीज में। तो कैसे लिखते हो आप? Z1 प्लस सीरीज में हम ऐड करते हैं और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो हियर Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3. नाउ Z2 प्लस Z3. This is Z1 Z2 plus Z1 Z3 plus Z2 Z3 and divide by Z1 plus Z3. जो भी यहाँ था वही लिखा है। नाउ ये तो आपका क्या हो गया? Z इक्वलेंट। अब हमें इस फिगर 2 में जो हमारी बैटरी यानी कि सेल कनेक्टेड है उसका इक्वलेंट वोल्टेज निकालना है, जिसे हम तुल्य वोल्टता कहते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी? E1। यहां से हम E1 निकालते हैं। अब E1 किसके इक्वल होगा? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। V की जगह वोल्टेज क्या लिया है? E1। फिर I जो इस सर्किट का टोटल करंट है वो बैटरी से निकलने वाला कितना है? I। यहां से आपका I करंट इधर निकल रहा है। I में से इस ब्रांच में हमने माना I1 करंट जा रही है। हमने इस ब्रांच में I1 करंट क्यों मानी है? क्योंकि ऊपर वाले फिगर में हमने करंट जो टोटल मानी थी वो कितनी थी? I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 करंट थी, इसीलिए हमने माना कि E1 के कारण इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो I1 है,
जबकि E2 के कारण इस ब्रांच में जो करंट है वो कितनी है I2, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके टोटल I1 प्लस I2 के इक्वल आएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर माना है कि इसमें से सपोज किया करंट कितनी जा रही है I में से I1 करंट तो आपकी इधर चली गई और बची हुई करंट कितनी होगी I माइनस I1, वो आपके अदर ब्रांच में जाएगी। सिमिलरली इधर भी यहाँ से इसके कारण इसमें करंट कितनी है I2 में से सबसे पहले हमने माना कि इससे यहाँ I मान लिया था तो यहाँ मैंने सपोज कर लिया I डैश, आप कुछ भी मान सकते हो। E2 के कारण जो करंट जा रही है वो कितनी है I डैश में से I2 किधर जा रही है Z3 में, और I डैश माइनस I2 जो बची हुई करंट है वो किधर जा रही है नेक्स्ट सर्किट में। तो इस अकॉर्डिंग हमने करंट्स ली हैं। अब हमें निकालना क्या है फिगर 2 के E1 वोल्टेज का मान। तो इसकी टोटल करंट कितनी है वैसे I में से I1 इधर जा रही थी और बची हुई इधर जा रही थी, तो मेन करंट कौन है I, तो यहाँ से करंट कितनी हो गई I, और इस सर्किट का जो रिजल्टेंट इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस कितना होगा Z, मतलब Z इक्वलेंट। ओके, अब E1 इज इक्वल टू I इंटू Z इक्वलेंट, तो Z इक्वलेंट का मान ये रख देंगे हम, ये हमारा I, और यहाँ पर Z इक्वलेंट वो कितना है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, पर हमें निकालना क्या है, हमें इस सर्किट से वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है करंट I1 की। तो हमें कैसे भी करके I1 तक पहुंचना है। तो यहां मैं सबसे पहले I की वैल्यू निकाल लेती हूं। I इज इक्वल टू होगा E1 इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे Z1 प्लस Z3 अपॉन नीचे कितना होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, ये कौन है आपकी करंट I। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर लास्ट जो भी आया हो 7 लगा देते हैं। अब हमें निकालना है I1, तो हम इसी फिगर 2 के लूप में लूप नियम लगाएंगे। अब लूप कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम लूप लेंगे लूप सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने E1 को कैलकुलेट कर ही लिया है, तो अब लूप सेकंड में हम लूप नियम लगाएंगे। तो यूजिंग लूप लो इन लूप सेकंड, अब लूप सेकंड में हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो Z2 के साथ जो करंट है वो कितनी है I माइनस I1 प्लस Z3 के साथ जो करंट है वो कितनी है माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। तो Z2 इंटू I माइनस ऑफ Z2 I1 माइनस ऑफ Z3 I1 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हमें I1 और I का कॉफिशिएंट अलग अलग करना है, तो Z2 इंटू I इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3, दोनों माइनस वाले टर्म्स उधर प्लस, और ये I1 कॉमन ले लिया। आपको निकालना क्या था, आपको तो I1 चाहिए था। I1 कितना होगा Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I। ओके, इक्वेशन नंबर 8। नाउ we have to substitute value of I from equation number 7 in equation 8। तो I की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3। I की वैल्यू कितनी है आपके पास बताइए। I का मान है हमारे पास E1 Z1 प्लस Z3 अपॉन नीचे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो भी वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है आपके पास I1 की। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पर हम E1 इज इक्वल टू I Z इक्वलेंट रखना है, तो Z इक्वलेंट की वैल्यू अभी हमने क्या कैलकुलेट की थी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन
नीचे आपके पास था Z2 प्लस Z3, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू ऑफ करंट I1 निकालनी है। और I1 निकालने के लिए हमें कैसे भी करके लूप नियम लगाना है, तो हमें इजी इस लूप में पड़ेगा, इसलिए हम लूप नियम लूप सेकंड में लगाएंगे। लूप सेकंड में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप बैटरी के अकॉर्डिंग देखो तो Z2 के साथ जो आपकी करंट है I माइनस I1, वो तो राइट हैंड साइड ही जा रही है, लेकिन I1 करंट किधर जा रही है, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पर हमें चलना किधर है, क्लॉकवाइज। तो I1 को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखते हैं हम फ्रॉम लूप सेकेंड ऑफ फिगर 2, I माइनस I1 इंटू Z2 प्लस Z3 के साथ जो करंट है वो कितनी है, माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, I Z2 जो भी माइनस के टर्म्स हैं उनको उधर ले जाएंगे, I1 कॉमन ले लिया और साथ में क्या मिलेगा, Z2 प्लस Z3। फिर आपने I की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू देखते तो I कितना मिलता, I इज इक्वल टू E1 अपॉन, यहाँ से मिलता आपको Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और ये जो अपॉन में है Z2 प्लस Z3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता Z2 प्लस Z3। तो इस वैल्यू को हम यहाँ I के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले हम यहाँ से I1 निकाल के रख लेते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना होगा, Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3, और इधर से आपके पास क्या होगा, I का मान वो रहा Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3, और इधर से है आपका E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। Z2 Z3 ये कैंसिल आउट हो गए आपके, तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, E1 Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, इसको दे देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, शायद हमारी इक्वेशन 7 या 8 होंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये I1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, I2। कौन से फिगर से, फिगर 3 से। तो I2 निकालने का भी आपका सेम मेथड है। पहले हम जैसे इसके लिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम इस फिगर के लिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद वापस यहाँ पर इस सेल की वोल्टेज निकाली थी, अब इस सेल की वोल्टेज निकालेंगे, और फिर इसके लिए आपने I निकाला था, इसके लिए I डैश निकालेंगे, इसके लिए आपने I1 निकाला था, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, I2। ये इसका है लूप फर्स्ट और ये इसका है लूप सेकेंड। नाउ वी हैव टू सोल्व फिगर 3। फिगर 3 को अब हम सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले वही इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालिए इसके लिए। तो इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ Z इक्विवेलेंट डैश फ्रॉम फिगर 3, Z इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो आपकी करंट आ रही थी I डैश, वो इधर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा बनेगा, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, क्योंकि Z2 इन दोनों के साथ किस में है, सीरीज में। तो यहाँ पर Z इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस Z2। सॉल्व कर लेते हैं, Z1 Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये आपका Z इक्विवेलेंट डैश, इसको भी दे देते हैं हम इक्वेशन नेक्स्ट जो भी आ रही हो। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद में, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो E2 इज इक्वल टू, इस सर्किट की जो फाइनल करंट है बैटरी से निकलने वाली वो कितनी है, I डैश। तो करंट कितनी हो जाएगी, I डैश, और जो इम्पीडेंस है वो Z इक्विवेलेंट डैश।
वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, आई डैश तो वही रहेगा, z इक्वलेंट डैश की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, z1 z3 प्लस z2 z1 प्लस z3 z2 डिवाइड बाय z1 प्लस z3, ये आपका E2। फिर आप वैल्यू निकाल लीजिए आई डैश की, आई डैश इज इक्वल टू कितना होगा E2 अपॉन z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ओके, डिवाइड बाय z1 प्लस z3, नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा z1 प्लस z3, तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास आई डैश की। बट निकालना क्या है हमें अगेन I2, तो I2 के लिए आपको वापस लूप नियम लगाना पड़ेगा। अब लूप किस में लगाएंगे हम, लूप फर्स्ट में, बैटरी की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो यहाँ से ये और ये तो सेम डायरेक्शन है, तो ये करंट तो पॉजिटिव, बट ये तो ऊपर जा रहा है हमारा डायरेक्शन और करंट आ रही है नीचे, तो जो I2 करंट है वो क्या रहेगी हमारी नेगेटिव। अब I2 को नेगेटिव लेंगे हम, तो अगेन मैं अप्लाई कर रही हूँ लूप लो इन लूप फर्स्ट में आप लूप लो लगाएंगे तो वैल्यूज क्या लिखेंगे, सबसे पहला इम्पिडेंस है आपके पास Z1, करंट जा रही है I डैश माइनस I2, ओके, प्लस Z3, और जो I2 करंट है मैंने आपको बताया वो हमने नेगेटिव लेनी है, इज इक्वल टू, इसमें कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है तो 0। अब Z1 I डैश I2 दोनों नेगेटिव हैं, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, Z1 प्लस Z3 इंटू I2। अब यहाँ से क्या करना है आपको, I2 निकालना था, तो I2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आप बताएंगे आई डैश, और इस आई डैश का मान हम कहाँ से रखेंगे, इस इक्वेशन से, इसको दे देते हैं इक्वेशन जो भी आएगी नेक्स्ट 9, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई डैश फ्रॉम इक्वेशन 9, I2 इज इक्वल टू Z1 इंटू E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इज इट। ये किसकी वैल्यू रखी है आपने, आई डैश की, और नीचे इधर क्या बच रहा था हमारे पास Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा Z1 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, दिस इज योर इक्वेशन नेक्स्ट 10। नाउ वी हैव टू एड इक्वेशन शायद 8 होगी जिसमें हमने I1 निकाला था और एक I2, तो वापस हम ऐड कर रहे हैं I1 प्लस I2 को, वहाँ से हमें ऊपर मिला था E1 Z2 अपॉन, नीचे तो सेम ही था Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, प्लस यहाँ से हमें मिला है Z1 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए एलसीएम लेके, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा E1 Z2 प्लस Z1 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन आई है I1 और I2 की वैल्यू, इक्वेशन दे देते हैं 11, ये किस किस के कारण करंट है, फिगर सेकंड में जब सेकंड सोर्स को हमने इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस किया तो फर्स्ट वाली वोल्टेज के कारण जो भी हमें करंट मिल रहा था I1 वो, प्लस फिगर 3 में जब हमने फर्स्ट को रिप्लेस किया और सेकंड के कारण जो हमें करंट मिली I2, उन दोनों का एडिशन, यानी कि दो अलग अलग फिगर से I1 और I2 निकाला, और हम देख सकते हैं कि वो फिगर फर्स्ट जहाँ से हमने ये दोनों फिगर अलग किए थे उसी के टोटल I1 प्लस I2 के इक्वल है,
क्योंकि आपकी जो इक्वेशन नंबर 6 थी वहां से I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6। सो द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम इज एग्जैक्ट और प्रूव्ड। थैंक यू।